हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ मंजू। स्वागत है आपका जेआरएफ अड्डा चैनल पर। मैं हूं आपकी एजुकेटर फॉर सीएसआई नेट केमिकल साइंस और जेआरएफ अड्डा आपके लिए लेकर आया है सीएसआई नेट केमिकल साइंस का कंप्लीट कोर्स जो कि अवेलेबल है जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर। जब आप जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो वहां पर अवेलेबल होगा सीएसआई नेट का ऑप्शन, जहां पर आप केमिकल साइंस के कोर्स को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। इस कंप्लीट कोर्स में आपके तीनों ही सेक्शन कंप्लीटली कवर करवाए जाएंगे। आपके लिए डाउट सेशन रखे जाएंगे और प्रॉपर स्ट्रेटेजी प्लान के साथ आपको सिलेबस कवर करवाया जाएगा। आपको नोट्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करवाए जाएंगे और यूनिट वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि अभी जो एग्जाम कंडक्ट होने वाला है वो दिसंबर में ही कंडक्ट होने वाला है और इसके लिए बहुत कम टाइम अब हमारे पास बचा है। और अभी जो टाइम चल रहा है वो रिवीजन का है। लेकिन एक आपके माइंड में थोड़ा सा ये होना चाहिए कि जो क्वेश्चंस का पैटर्न है वो किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ सकता है। यानी कि रिवीजन के टाइम पर भी आपके माइंड में ये होना चाहिए कि ये वाला टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर ये वाला टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि एक तरीके से आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि आपको किस तरीके से रिवाइज करना है। और इसीलिए आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बड़ा सिलेबस इसका है। हम ये तो नहीं कह सकते कि इसी टॉपिक में से आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लेकिन इस तरीके से आपको पढ़ना है। इस तरीके से जब आप पढ़ते हैं तो आपको ये देखना है कि किसमें से ज्यादा क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं। और इसी को लेकर आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जो अभी दिसंबर में एग्जाम जो कंडक्ट होने वाला है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक अमीन इन सॉल्यूशन फेज एंड गैसेस फेज। देखिए, एसिडिटी या बेसिसिटी का ऑर्डर जो है वो हमेशा नेट एग्जाम में पूछा जाता है। हो सकता है वो अमीन से पूछे या फिर हो सकता है किसी और का पूछे, लेकिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि एक क्वेश्चन एसिड या बेस की का जो ऑर्डर है उससे हमेशा पूछा जाएगा। और एलिफेटिक अमीन हो सकता है और हो सकता है कि वो एरोमेटिक अमीन हो। तो आपको एसिड और बेस का जो ऑर्डर है वो आपको हमेशा क्वेश्चंस जहां पर भी आए उनको सॉल्व करके आपको देखना है। आज हम बात कर रहे हैं एलिफेटिक अमीन के बारे में। तो एग्जाम्पल के तौर में हमने लिया, एक तो है अमोनिया, एक है आपका 1 डिग्री अमीन, एक है 2 डिग्री अमीन और एक है 3 डिग्री अमीन। अगर हम इस आर ग्रुप की जगह मिथाइल ग्रुप लें या फिर इस आर की जगह इथाइल ग्रुप लें और इस आर की जगह हम आइसो प्रोपाइल ग्रुप लें और इस आर की जगह हम टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लें, तो इस तरीके से आपको ग्रुप देखना है। अगर आर ये मिथाइल है तो ऑर्डर होगा 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री और अमोनिया। और अगर ये आर आपका इथाइल है तो सबसे ज्यादा 2 डिग्री, फिर है 1 डिग्री और फिर है अमोनिया और फिर है 3 डिग्री। और अगर ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है तो सबसे ज्यादा 1 डिग्री, फिर है अमोनिया, फिर है 2 डिग्री और फिर है 3 डिग्री। और टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप अगर है तो सबसे ज्यादा क्या होगा, अमोनिया, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। ये सारा जो ऑर्डर है वो किसका ऑर्डर है, बेसिसिटी का ऑर्डर है। और किसमें है, सॉल्यूशन फेज में है। देखिए, बेसिसिटी को जो है वो 3 फैक्टर इफेक्ट करते हैं। बेसिसिटी को 3 फैक्टर इफेक्ट करते हैं। एक है आपका इंडक्टिव इफेक्ट, एक है आपका स्टेरिक इफेक्ट और एक है आपका सॉल्वेशन एनर्जी। सॉल्वेशन एनर्जी, ये तीनों ही फैक्टर बेसिसिटी को इफेक्ट करते हैं। और ओवरऑल मिलाकर जो ऑर्डर आपका आता है सॉल्यूशन फेज में ये वाला है। और गैसेस फेज में आप जानते हैं कि जो सॉल्वेशन एनर्जी है वो काम नहीं करती, केवल और केवल आपका स्टेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है। तो गैसेस फेज में चाहे कोई सा भी ग्रुप हो, चाहे वो मिथाइल, इथाइल या आइसोप्रोपाइल या टर्शरी ब्यूटाइल है, तो उसमें जो ऑर्डर होगा वो 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और अमोनिया सबसे कम। ये किसका ऑर्डर है, बेसिसिटी का। और ये किस में है, गैसेस फेज में। और सॉल्यूशन फेज में आपको ये वाला ध्यान में रखना है। तो आपको देखिए ऑर्डर का, आपको इस ऑर्डर से रिलेटेड कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जरूरी नहीं है लेकिन आपको एक आइडिया होना चाहिए कि जहां पर भी आप रिवीजन करें तो जो भी एसिडिटी और बेसिसिटी का जो ऑर्डर है वो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्वेश्चंस को
इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। आगे देखिए टॉपिक सेकंड, हम बात करते हैं टाइप ऑफ सॉल्वेंट की। तो सॉल्वेंट से रिलेटेड भी हमेशा एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चंस पूछा जाता है। सॉल्वेंट जो है वो आपका या तो क्या होगा, पोलर, या फिर क्या होगा, नॉन पोलर। या तो क्या होगा पोलर, या फिर क्या होगा नॉन पोलर। पोलर में भी या तो क्या होगा प्रोटिक सॉल्वेंट, प्रोटिक सॉल्वेंट, या फिर क्या होगा एप्रोटिक सॉल्वेंट, एप्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक सॉल्वेंट जो है वो हो सकता है एक्वस सॉल्वेंट है, या फिर हो सकता है वो नॉन एक्वस सॉल्वेंट है। और एक्वस में आप जानते हैं केवल एक ही एग्जांपल है आपका H2O। H2O के लिए एक्वस, H2 कैसा है एक्वस प्रोटिक सॉल्वेंट। और नॉन एक्वस में आपके एग्जांपल आ जाएंगे अल्कोहल, अमीन, अमोनिया, थायोल, इस तरीके के। ये सारे एग्जाम्पल किस में आ जाएंगे, नॉन एक्वस में। और एप्रोटिक का एग्जाम्पल हो जाएगा एसीटोन, डीएमएफ, डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड, डीएमएसओ, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। इस तरीके के एग्जाम्पल किसके हैं, एप्रोटिक के हैं। और नॉन पोलर में आपका एग्जाम्पल हो जाएगा बेंजीन, वेल नोन एग्जाम्पल है। फिर कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, नॉन पोलर के। और जो ईथर है, ईथर है और टीएचएफ है, वो कभी कभी नॉन पोलर की तरह भी बिहेव करता है और कभी कभी एप्रोटिक की तरह भी बिहेव करता है। डिपेंड करता है कि रिएक्शंस की कंडीशन क्या है। तो कई बार सॉल्वेंट से रिलेटेड इस तरीके के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन सा एग्जाम्पल, वो जो आपको एग्जाम्पल दिए हुए होते हैं आपको बताना होता है कि ये किस तरीके का सॉल्वेंट है, प्रोटिक है, पोलर है या एप्रोटिक है। तो ये इस तरीके के एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं। और सॉल्वेंट में आपको एक और बात ध्यान में रखनी है, जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, वो कैटायन को भी स्टेबलाइज करते हैं और एनायन को भी स्टेबलाइज करते हैं। यानी कि दोनों को क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। और एप्रोटिक जो होते हैं वो केवल और केवल किसको स्टेबलाइज करते हैं, कैटायन को स्टेबलाइज करते हैं, एनायन को स्टेबलाइज नहीं करते। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट कैसा है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो वो न्यूक्लियोफिलिसिटी को क्या कर देता है, कम कर देता है। न्यूक्लियोफिलिसिटी को क्या करता है, कम कर देता है। और आपका अगर सॉल्वेंट क्या है, एप्रोटिक है, तो वो न्यूक्लियोफिलिसिटी को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मान लीजिए ऐसा कोई एग्जाम्पल आपके पास है और यहाँ पर ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पर ऑक्सीजन है और ये है, और यहाँ पर कोई बेस है। तो देखिए सबसे पहले बेस करेगा क्या, यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, तो हमारे जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरीके से बनेगा ओ एन ए, ओ माइनस एन ए प्लस। अब इसकी रिएक्शंस पूछी जाती है किससे, आर एक्स से, एल्किल हैलाइड से। तो अब ये डिपेंड करेगा कि सॉल्वेंट कैसा है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है या फिर एप्रोटिक सॉल्वेंट है या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो ये डिपेंड करेगा कि सॉल्वेंट कैसा लिया है, उस अकॉर्डिंग क्या बनेंगे, प्रोडक्ट बनेंगे। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कैटायन और एनायन दोनों को क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। तो एक तरीके से न्यूक्लियोफिलिसिटी को कम कर देता है। तो आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पर अटैक करेगा, मोर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला होगा। यहाँ पर R, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ये। अगर एप्रोटिक सॉल्वेंट है तो वो केवल कैटायन को क्या करता है, स्टेबलाइज करता है, एनायन फ्री रहता है अटैक के लिए। तो आसानी से ये अटैक यहाँ पर होगा और आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो इस तरीके से होगा। अगर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट ले रहे हैं, यानी कि वो तो ना तो कैटायन को करेगा ना ही एनायन को स्टेबलाइज करेगा,
तब इस कंडीशन में मोर न्यूक्लियोफाइल पर क्या होगा, अटैक होगा, यानी कि इस कार्बन पर क्या होगा, अटैक होगा, और इस तरीके का फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो देखिए सॉल्वेंट से रिलेटेड दो ही टाइप के क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जाते हैं, या तो रिएक्शंस की कंडीशन एक तरीके से दी हुई होगी कि कौन सा सॉल्वेंट लिया है, तो सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग आपको क्या बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को भी आपको देख के जाना है। सॉल्वेंट से रिलेटेड भी काफी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको सॉल्वेंट का क्लासिफिकेशन और कौन सी सॉल्वेंट में किस तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं ये भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। अगला देखिए, अल्फा पिनेन की रिएक्शन विद HBr। देखिए जहां पर भी कोई स्पेसिफिक नाम आ जाए, चाहे वो अल्फा पिनेन हो या फिर बोरेनिल सिस्टम हो या फिर अदर कोई स्पेसिफिक नाम आ जाए, तो वो रिएक्शन अपने आप में क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। तो देखिए अल्फा पिनेन की स्ट्रक्चर होती है ये, और अगर इसकी हम रिएक्शन करवाएं HBr से, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर होगा रीअरेंजमेंट, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ। तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरीके से होगा, यहाँ पर रीअरेंजमेंट होकर यहाँ से आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर क्या जुड़ेगा, H, और यहाँ पर क्या जुड़ेगा आपका Br। तो इस तरीके की अगर कोई स्पेसिफिक नाम आ जाए तो वो रिएक्शन अपने आप में क्या होती है, इंपॉर्टेंट। तो इन रिएक्शंस को भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। नेक्स्ट देखिए, स्टेरिकली अप्रोचेबल रिएक्शन। देखिए कई बार कॉन्सेप्ट ये होते हैं कि जो रीअरेंजमेंट है वो आपको ऐसा लगता है कि 1,6 रीअरेंजमेंट नहीं होता, यानी कि 1,1,6 या 1,7 जो है मिथाइल शिफ्ट या हाइड्रोजन शिफ्ट पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर स्ट्रिक्टली अप्रोचेबल कोई स्ट्रक्चर आपके पास बनी हुई है तो उसमें आसानी से क्या बन जाते हैं, प्रोडक्ट। तो देखिए अगर इस तरीके की कोई, यहाँ पर क्या है OH, और यहाँ पर क्या है CH3, और यहाँ पर क्या है H, और यहाँ पर आपका क्या है CH3। तो यहाँ पर अगर हम रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 से, तो ये आपका ग्रुप हो जाएगा बाहर। यहाँ पर भी एक बार आपके लिए आप OH ग्रुप ले लें, तो होगा क्या, ये जो हाइड्रोजन है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप CH3, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर H, और यहाँ पर OH। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो नंबरिंग अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 1,6 हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है। तो 1,6 हाइड्रोजन शिफ्ट ऐसे नॉर्मल कंडीशन में तो नहीं होता, लेकिन अगर आपको स्ट्रक्चर इस तरीके से बनी हुई है, यानी कि स्ट्रिक्टली अप्रोचेबल कोई रिएक्शन है, तो वो रिएक्शन भी आपको प्रेफर करनी है। तो आपको केवल यही बात ध्यान में नहीं रखने की, ये नहीं, आपको उस रिएक्शन में आपको ये देखना है कि रिएक्टेंट कैसा है, स्ट्रिक्टली अप्रोचेबल है या नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके नेट में पूछे जाते हैं, तो इनको भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। आगे देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, और इसमें हम बात करते हैं कैप्टोडेटिव इफेक्ट की, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये दोनों ही ग्रुप फ्री रेडिकल की जो स्टेबिलिटी है उसको क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। यानी कि किसी भी फ्री रेडिकल से चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो, वो उस फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। आगे देखिए, फिर हम बात करते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, और इसी में है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, और इसी में है हीट ऑफ कंबशन, इनके ऑर्डर पूछे जाते हैं। तो देखिए स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन में आपको ये ध्यान में रखना है कि कॉन्जुगेटेड एल्कीन की जो स्टेबिलिटी होती है वो नॉन कॉन्जुगेटेड से क्या होती है, ज्यादा होती है। और नॉन कॉन्जुगेटेड में अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अगर इंक्रीज होते हैं तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अगर इंक्रीज होंगे तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और इसमें
अनसिमेट्रिकल की स्टेबिलिटी सिमेट्रिकल से क्या होती है, ज्यादा होती है, और सिमेट्रिकल में ट्रांस की स्टेबिलिटी किससे ज्यादा होती है, सिस से ज्यादा होती है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट जो है वो ध्यान में रखना है कि किस तरीके से एल्कीन के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। कॉन्जुगेटेड एल्कीन की स्टेबिलिटी नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन से क्या होती है, ज्यादा, और नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन अगर है तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज होंगे, तो स्टेबिलिटी भी आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और अनसिमेट्रिकल की सिमेट्रिकल से ज्यादा, और सिमेट्रिकल में ट्रांस की क्या होती है, सिस से ज्यादा होती है। और अगर हम बात करें हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन की, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन की, तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन में सबसे पहले नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड चेक करने हैं। तो जितने ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी क्या होगा, ज्यादा। और इसके बाद स्टेबिलिटी चेक करनी है, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर हम स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर हम बात करें हीट ऑफ कंबशन, यानी कि तो ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कंपाउंड की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि जितना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, यानी कि स्टेबिलिटी कम होगी, हीट ऑफ कंबशन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसमें आपको देखना है कि कोई 1,3 डाई एक्सियल इंट्रैक्शन तो नहीं है। अगर 1,3 डाई एक्सियल इंट्रैक्शन है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आपको स्टेबिलिटी को देखना है, जितनी कम स्टेबिलिटी होगी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। आपको देखना है कोई गॉसी इंट्रैक्शन तो नहीं है। तो इस तरीके की अगर इंट्रैक्शन होती है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, ज्यादा। तो इस तरह की इस टाइप के क्वेश्चंस को भी आपको देखना है। आगे देखिए, बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। और बॉन्ड ऑर्डर में आपको क्या प्रिपेयर करके जाना है कि या तो बॉन्ड ऑर्डर किससे निकालते हैं, एमओटी से, और एमओटी से आपको बॉन्ड ऑर्डर किस तरीके से निकालना है या ये देखना है। दूसरा आपको कॉन्सेप्ट देखना है Re2Cl8-4, इस टाइप के कंपाउंड में बॉन्ड ऑर्डर आपका 4 आएगा, किस तरीके से क्या आता है क्या नहीं आता वो आपको देखना है। एक आपका बॉन्ड ऑर्डर EN रूल से निकालते हैं, वो किस तरीके से निकालते हैं ये आपको देखना है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और एक बॉन्ड ऑर्डर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में किस तरीके से निकाला जाता है वो आपको देखना है। तो ये आपको कुछ टॉपिक्स हैं जो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड भी कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि जो आपको पता है कि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बॉन्ड एनर्जी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्टेबिलिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस तरीके के कई क्वेश्चंस को रिलेट करके क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चंस को भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगला है ऑर्थो इफेक्ट और सर इफेक्ट। इसमें होता क्या है कि एसिडिटी या बेसिसिटी का कोई ऑर्डर में अचानक से कोई ऑर्थो इफेक्ट या सर इफेक्ट का कंपाउंड डाल देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्थो इफेक्ट की। ऑर्थो इफेक्ट किसमें ऑब्जर्व होता है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, या फिर किसमें होता है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड अमीन, या फिर एन सब्स्टिट्यूटेड एन मिथाइल 2 NH मिथाइल। यानी कि ऑर्थो इफेक्ट जो है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड और ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड अमीन कंपाउंड, यानी कि एनिलीन में या एन सब्स्टिट्यूटेड अमीन में ऑब्जर्व होता है। अगर ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक में ये जो ग्रुप G है वो आपका हो सकता है NO2 हो सकता है OH हो सकता है फ्लोरीन हो सकता है क्लोरीन हो, इस तरीके के ग्रुप आपके हो सकते हैं। तो ये आपको ग्रुप ध्यान में रखने हैं, और हो सकता है CH3 हो। ये 5 ग्रुप किसमें हो सकते हैं, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। और अगर ये ऑर्थो पोजीशन पर लगा हुआ है तो ये जो बेंजोइक एसिड होगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा,
यानी कि वो सब्सटेंट की नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, बाकी के कंपैरिजन में पैरा मेटा इन सबसे क्या होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। और अगर हम बात करें एन सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन यानी कि एन सब्स्टिट्यूटेड अमीन या ऑर्थो पोजीशन पर, यहाँ पर जी आपका हो सकता है कि CH3 हो सकता है NO2 हो, फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, OH नहीं आएगा यहाँ पर। तो ये 4 ग्रुप हो सकते हैं। और ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड जो अमीन होते हैं या एनिलीन जो होता है वो लेस बेसिक होता है, यानी कि सबसे कम क्या होगा, बेसिक होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है ऑर्थो इफेक्ट में कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड तो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, और ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन या फिर एन सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन जो है वो आपका सबसे लेस बेसिक होता है। तो ऑर्थो इफेक्ट को भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं सर इफेक्ट की, यानी कि स्टेरिक इनहिबिशन और रेजोनेंस को बोलते हैं सर इफेक्ट। इसमें इस तरीके का 1 2 3 पोजीशन पर जी ग्रुप लगे हुए होते हैं। और ये जो ग्रुप है वो आपके कौन कौन से हो सकते हैं, हो सकता है COH हो सकता है SO3H हो सकता है वो NO2 हो सकता है C मिथाइल 3 हो सकता है N मिथाइल 2 हो, और हो सकता है कि आपका फ्लोरीन हो। तो इस तरीके के आपको ध्यान में रखना है। और ये जो जी डैश है वो सारे ही जी हो सकते हैं, इसके अलावा ये जो जी डैश है वो BR भी हो सकता है। इसमें होगा क्या, ये जो स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण ये जो जी डैश ये वाला जो ग्रुप होगा, ये वाला जो ग्रुप होगा वो कहाँ चला जाता है, आउट ऑफ प्लेन में चला जाता है। फिर उस ग्रुप पर डिपेंड करेगा कि आउट ऑफ प्लेन में जाने पर एसिडिटी या बेसिसिटी के ऑर्डर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये जो ग्रुप है स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण ये जो जी डैश है वो आपका आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। तो ऑर्थो इफेक्ट और सर इफेक्ट को भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके बाद हम बात करें माइकल एडिशन की, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड क्या देते हैं, माइकल एडिशन देते हैं। तो माइकल एडिशन में आपको 3 इफेक्ट को ध्यान से देखना है कि टेम्परेचर, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट और नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इन 3 चीजों पर माइकल एडिशन डिपेंड करता है। अगर लो टेम्परेचर है तो माइकल एडिशन होगा, माइकल एडिशन यहाँ पर होता है जबकि डायरेक्ट एडिशन यहाँ पर होता है। तो अगर लो टेम्परेचर है तो कौन सा एडिशन होगा, माइकल एडिशन। और नेचर और सबस्ट्रेट पर देखना है कि अगर एमाइड है, एमाइड है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एमाइड है, तो हमेशा और हमेशा क्या होता है, माइकल एडिशन होता है। और अगर एल्डिहाइड या कीटोन है तब उस कंडीशन में हमें नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल को देखना है। ये जो न्यूक्लियोफाइल है हो सकता है हार्ड या फिर हो सकता है सॉफ्ट हो। जहां पर भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर एक तरीके से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर होंगे तो वो सारे हार्ड न्यूक्लियोफाइल होंगे, जैसे OH माइनस, जैसे OR माइनस, जैसे NH2 माइनस, जैसे NH3। और ये आपको ध्यान रखने हैं RMgX और लिथियम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और RLI, ये सारे कैसे हैं, हार्ड। और जहां पर भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज होगा SH माइनस, SR2, इस तरीके के जो कंपाउंड है वहां वो कैसे नेचर के होंगे, सॉफ्ट। अगर RMgX के साथ कॉपर क्लोराइड ले लिया तो भी वो क्या है, सॉफ्ट। तो आपको देखना है कि हार्ड है या सॉफ्ट। अगर हार्ड न्यूक्लियोफाइल है तो डायरेक्ट एडिशन होगा, और अगर डायरेक्ट एडिशन होगा कार्बोनिल ग्रुप पर, और अगर सॉफ्ट है तो वहां माइकल एडिशन होगा। तो माइकल एडिशन को भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। आगे देखिए फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ये होता है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। और फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले पर कभी भी आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं लगानी। और अगर साइक्लोहेक्सेन है, 1 2 पोजीशन है और कोई सिमिलर ग्रुप लगे हुए हैं, एक ग्रुप ये और एक ग्रुप ये, तो कभी भी आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं लगानी। तो फिशर प्रोजेक्शन पर कभी भी आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं लगानी। और अगर साइक्लोहेक्सेन में 1 2 ग्रुप
सिस ग्रुप है, सिमिलर ग्रुप है, तो कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको नहीं लगानी। ये कॉन्सेप्ट भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, कार्बोहाइड्रेट में भी आपका रिलेशंस पूछा जाता है कि वो एपीमर, आपस में एपीमर है या फिर एनोमर है, और एपीमर है तो वो कौन से एपीमर है, C2 है या C3 है। तो इस तरीके का, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर में अगर हम लें, जैसे आपका डी आयोडोज है, और इसके बाद टेलोज है, इसके बाद डी मैनोज है, और डी एल्ट्रोज है। इसके बाद अगर हम बात करें, डी एलोज है, और डी ग्लूकोज है, डी गैलेक्टोज है, और फाइनली डी ग्लूकोज है। तो देखिए ये सारे कार्बोहाइड्रेट है, कई बार इनमें आपस में रिलेशन पूछ लिया जाता है। तो देखिए ये जो एपीमर है ये C2 एपीमर है, और ये आपस में C3, C4 और C3, और ये है C3, C4 और C3। तो इनसे भी रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। तो आप किस तरीके से याद रखोगे, जैसे आप एक ट्रिक से याद कर सकते हो, इंदिरा गांधी तेल लेने मनाली ऑल्टो से गई, फिर एलोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, ये क्या है, ग्लूकोज। अब आपको केवल किसका ध्यान में रखना है, ग्लूकोज का, और ग्लूकोज में जो RS कॉन्फ़िगरेशन होता है वो RR होता है। ये आपका सेकंड नंबर वाला कार्बन, ये थर्ड वाला, ये फोर्थ वाला, और ये फिफ्थ वाला। अब देखिए ये दोनों आपस में कौन से एपीमर हैं, C4, यानी कि 4 पर चेंज हो जाएगा, यानी कि RSSR इसका कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा। तो देखिए आपको एक तरीके से इस तरीके के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना आना चाहिए। तो वहां पर इतना टाइम नहीं होता कि आप स्ट्रक्चर पहले बनाओ फिर उसका RS कॉन्फ़िगरेशन निकालो। तो आपको ये इस टाइप के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना आना चाहिए। तो डी आयोडोज और डी टेलोस, डी मैनोस, एल्ट्रोस, इस तरीके के क्वेश्चंस भी काफी पूछे जाते हैं। एलोस, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और ग्लूकोज। आखिर में देखिए कंपाउंड हैविंग कायरल एक्सिस। तो कायरल एक्सिस में इस तरीके के एलीन भी हो सकते हैं, हेमीस्पाइरेन भी हो सकते हैं, स्पाइरेन कंपाउंड भी हो सकते हैं, बाइसाइक्लिक कंपाउंड भी हो सकते हैं। तो इस तरीके के कंपाउंड में आपको ध्यान में क्या रखना है कि इस तरीके के कंपाउंड में आपको पता है कि वेज डैश इस तरीके के फॉर्म में होते हैं। तो जब भी आप जैसे मान लीजिए एलीन है कोई, और एलीन में जो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है वो इवन नंबर में है, किसमें है, इवन नंबर में। तो वहां पर हम अगर हम उसका कॉन्फ़िगरेशन निकालें, इस तरीके का कोई कंपाउंड है और यहाँ पर A और B है और यहाँ पर C और D है। सबसे पहले तो इस पूरे कंपाउंड को आपको प्लेन ऑफ पेपर में रखना है। तो आपको इसको इस तरीके से लिखना है, यहाँ पर क्या होगी, और वेज डैश को आपको ऊपर की साइड लिखना है, A और B, यहाँ पर क्या आ जाएगा C, और यहाँ पर क्या आ जाएगा D। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डैश, तो सबसे पहले वेज डैश को आपको क्या करना है, प्लेन ऑफ पेपर पर रखना है। एक बार इसको एक बार वापस से करें, देखो आपको इस तरीके से करना है, प्लेन ऑफ पेपर पर इस पूरे कंपाउंड को इस तरीके से रखना है कि आपकी जो वेज डैश है वो आपके नीचे की तरफ आए और ऊपर वाले ग्रुप ऊपर की तरफ आए। तो आपको C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर क्या होगा वेज, और यहाँ पर क्या होगा डैश। तो ये वाला हो गया A, ये वाला हो गया B, यहाँ पर ये वाला हो गया C, और यहाँ पर हो गया D। फिर आप क्या करोगे, इसको फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करोगे, यहाँ पर क्या हो गया वेज, और यहाँ पर क्या हो गया डैश, और ये वाला लेफ्ट वाला C, और यहाँ पर D। तो यहाँ पर अगर लोएस्ट प्रायोरिटी आपकी यहाँ पर भी है, तब भी आपको आंसर को रिवर्स नहीं करना है, यानी कि R आ रहा है तो उसका आंसर R ही होगा, S कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है तो उसका आंसर S ही होगा, उसमें आंसर को आपको रिवर्स नहीं करना है। तो सबसे पहले वेज डिश को आपको प्लेन ऑफ पेपर पर
लाना है, फिर आपकी लेफ्ट वालों को लेफ्ट साइड और राइट वालों को राइट साइड, और जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है वो आपको लिखना है। आगे देखिए, कंफर्मेशनल एनालिसिस ऑफ ब्यूटेन, ये भी आपको अच्छे से पता होने चाहिए कि कितने तो स्टैगर्ड कंफर्मेशन बनेंगे, कितने इक्लिप्स्ड बनेंगे, ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ब्यूटेन का ही क्या, आपको जितने भी एग्जाम्पल नेट के सिलेबस में है उन सबके कंफर्मेशनल आपको आने चाहिए कि कितने तो इसमें स्टैगर्ड हैं, कितने इक्लिप्स्ड हैं, और किस तरीके के कंफर्मर है, और कौन सा ज्यादा स्टेबल है और कौन सा कम स्टेबल है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी काफी पूछे जाते हैं। और फिर आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर ये पता होना चाहिए कि चेयर फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, और फिर आपकी जो स्टेबल है वो ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म है, फिर उसके बाद ट्रू बोट है, फिर उसके बाद हाफ चेयर है। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का अगर कहीं पर केस आ जाता है तो वहां पर ये जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो चेंज हो जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए। आगे देखिए, साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाई ऑल, तो इसमें ये साइक्लोहेक्सेन, ये आपका OH और ये आपका OH। जनरली स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, इक्विटोरियल इक्विटोरियल पर सबसे ज्यादा, फिर एक्सियल इक्विटोरियल, और फिर एक्सियल एक्सियल पोजीशन स्टेबल होती है। लेकिन यहाँ पर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सियल एक्सियल सबसे ज्यादा क्या है, स्टेबल है। तो इस तरीके की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी आपको कहीं पर चेक करना है कि कहीं पर इस तरीके के क्वेश्चंस तो ना आ जाए। आगे देखिए, टोपोसिटी, इसमें आपको सबसे पहले होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक चेक करना है कि वो कंपाउंड जो है होमोलैप्टिक है या फिर हेट्रोलैप्टिक है। अगर वो हेट्रोलैप्टिक है तो उसके बाद आपको ये चेक करना है कि वो एनेंशियो टॉपिक है या फिर डायस्टेरियो टॉपिक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो टोपोसिटी को भी आप एक बार देख कर जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर, ये भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और हम एग्जांपल ले रहे हैं एल्केन का। अगर C4 कार्बन है, C5, C6, C7, C8, C9 और C10। अब सारे आइसोमर को बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो एक तौर पर आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2, 3, 5, 18, 35, 75, यानी कि ये टोटल नंबर ऑफ आइसोमर बनते हैं एल्केन में। तो आपको ये डायरेक्टली नंबर याद कर सकते हैं, यहाँ तक तो आप बना लोगे, लेकिन यहाँ पर फिर आपको बनाने में दिक्कत आएगी। तो 2, 3, 5, 9, 18, 35, 75, तो ये आपको सिक्वेंस से आप याद कर सकते हैं कि अगर टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने होंगे, अगर C4 का कोई एल्केन है या C5 का है या फिर C6 का है। और टाइप ऑफ एडिशन भी आपको अच्छे से देखकर जाना है कि अगर सिन पर एंटी एडिशन करवा रहे हैं तो क्या बनेगा, और एंटी पर सिन एडिशन करवा रहे हैं तब क्या होगा, सिन पर सिन एडिशन करवा रहे हैं तो क्या होगा, और एंटी पर एंटी एडिशन करवा रहे हैं तो क्या होगा। तो देखो, सिन पर एंटी एडिशन अगर हम करवाते हैं तो आपका थ्रियो कंपाउंड बनता है, और सिन पर सिन एडिशन अगर हम करवाते हैं तो आपका इरिथ्रो कंपाउंड बनता है। तो इसमें कौन से तो एनिसोट्रॉपिक होंगे, कौन से डायस्टेरियोटॉपिक, ये भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। फिर एरोमेटिसिटी से भी हमेशा क्वेश्चंस पूछा जाता है। एरोमेटिसिटी को आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। इसमें स्टेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। इसमें NMR में केमिकल शिफ्ट से रिलेटेड करके क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि कौन से हाइड्रोजन शिल्डिंग इफेक्ट में आ रहे हैं, कौन से डीशिल्डिंग में आ रहे हैं। तो एरोमेटिसिटी को भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। फिर हम बात करते हैं कि IPC नोमेनक्लेचर में आपको मेनली किसका देखकर जाना है, स्पाइरो कंपाउंड और बाइसाइक्लिक कंपाउंड का आपको IPC नोमेनक्लेचर अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। ऑर्डर ऑफ IR स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि कंपाउंड दिया हुआ होता है और उसके आगे IR फ्रिक्वेंसी दी हुई होती है। तो आपको फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए कि कौन सी फंक्शनल ग्रुप की IR स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी कहाँ पर है। तो इससे रिलेट करके भी कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपको प्रिपेयर करके जाने हैं। और नंबर ऑफ C13, यानी कि कोई प्रोडक्ट दिया हुआ होगा और उसमें नंबर ऑफ H1 सिग्नल और या फिर C13 NMR सिग्नल्स दिए हुए होंगे, उससे आपको उस कंपाउंड को पहचानना होगा। तो ये टॉपिक भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है।
नेचुरल प्रोडक्ट में आपको ये देखना है कि कौन से तो टर्पेनॉइड हैं और कौन से एल्केलॉइड हैं, तो ये आपको देखना है। और मेनली आपको मॉर्फिन, निकोटिन, कोडिन, पिनेन, इस तरीके के जो कंपाउंड हैं इनको अच्छे से देखना है। इसमें आप सबसे पहले देखोगे क्या कि ये एल्केलॉइड है या फिर एल्केलॉइड है या फिर टर्पिनॉइड है, और स्ट्रक्चर क्या है। मेनली क्या देखोगे, उसकी स्ट्रक्चर क्या है। 2 से 3 बार अगर आप बनाओगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। फिर डील्स एल्डर रिएक्शन को आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है कि इसमें एक्सो प्रोडक्ट कब बनता है, एंडो प्रोडक्ट कब बनता है, कौन सा प्रोडक्ट मेजर होता है और कौन सा माइनर होता है। इस टॉपिक को भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। फिर हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में आपको मेनली पिरिडीन को तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाना ही जाना है। बाकी जो हेट्रोसाइक्लिक जैसे फ्यूरेन है, जैसे आपका इंडोल है, तो इसमें आपको ये देखना है कि इसकी कोई स्पेसिफिक सिंथेसिस यानी कि नेम से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक सिंथेसिस क्या है, और इसमें जो रिएक्शंस हो रही है वो कौन सी पोजीशन पर हो रही है। और जहां पर भी कोई रिएक्शंस में पोजीशन चेंज हो रही है या कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट बन रहा है, तो उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट वाले रिएक्शंस को आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। आगे देखिए, कपलिंग रिएक्शन आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है, और इसमें हेक कपलिंग आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जानी है। कपलिंग रिएक्शन से भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसमें आपको नेगेशी कपलिंग, कुमाडा कपलिंग, सुजुकी कपलिंग, ये सारे कपलिंग रिएक्शन देखकर जानी है। और ये आपको पता होना चाहिए कि किस कपलिंग रिएक्शंस में कौन सी मेटल यूज में आ रही है और उसमें क्या प्रोडक्ट बन रहा है और किसके बीच में रिएक्शंस कंडक्ट हो रही है। आगे देखिए, नेम रिएक्शंस में आप एल्डोल कंडेंसेशन को अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे, और एल्डोल में भी वो रिएक्शन जिसमें साइक्लिक प्रोडक्ट बन रहा है उन कंडेंसेशन को अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे। बेकमान रिएक्शन को आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। कैनिजारो में क्रॉस कैनिजारो को आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। फेवरोस्की रीअरेंजमेंट को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। बर्च रिडक्शन को और पीटरसन रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं। वैसे आपकी 100+ नेम रिएक्शंस हैं, लेकिन इन नेम रिएक्शंस को आप अच्छे से जरूर प्रिपेयर करके जाएं। फिर है आपका रिएजेंट से रिलेटेड, आपको सारे रिएजेंट का फंक्शन पता होना चाहिए। हाइड्रोबोरेशन को आपको अच्छे से करना है। एसिमेट्रिक एपॉक्सीडेशन आपको अच्छे से करना है। आइडोलैक्टाइजेशन आपको अच्छे से करना है। रिएजेंट में आप मेनली ये तो कंप्लीट करके ही जाएं। ओजोनोलाइसिस से कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जलमान रिएजेंट से पूछे जाते हैं R2 कॉपर, लिथियम, और RMgX आइडोलैक्टाइजेशन आयोडीन के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इस तरीके के आइडोलैक्टाइजेशन, ग्रेगनार्ड, जलमान, ओजोनोलाइसिस, इनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। और फाइनली आप पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री में इन रिएक्शंस को अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। जहां पर भी कॉन रोटेटरी मोशन हो रहा है कंपाउंड में, तो कॉन का मतलब कॉन्फ़िगरेशन को क्या करना है, चेंज करना है। और जहां पर भी डिस रोटेटरी हो रहा है रूल्स के अकॉर्डिंग, तो वहां पर आपको कॉन्फ़िगरेशन को चेंज नहीं करना, डोंट चेंज। तो ये कॉन्सेप्ट भी आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी पेरिसाइक्लिक में आपको इन रिएक्शंस को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, और सिलेक्शन जो रूल्स हैं उनको अच्छे से देखकर जाना है, और किस तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये कुछ एक आइडिया है कि इन टॉपिक्स को तो आपको कवर करना ही करना है।